तो अब देवभूमि में यूसीसी कार्यक्रम के तहत हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो यूसीसी विधेयक है वो उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है और पेश करने के बाद जो है थोड़ी सी हंगामा हुआ और उस हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए जो ये विधानसभा है उसको स्थगित कर दिया गया। क्या कुछ खास बातें हैं इस यूसीसी की, हम कुछ जरूरी चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पहले समझाना चाहेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। तो आपको बताएं कि ये लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल, लड़कों के विवाह की उम्र 21 साल बताया गया है। विवाह का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए। बहु विवाह पर रोक की बात की गई है। पति पत्नी दोनों के लिए तलाक का एक ही आधार, लिव इन रिलेशनशिप को ये घोषित करना होगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट देने की बात की गई। वैध और अवैध संतानों में कोई अंतर नहीं रहेगा। लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल, ये सारी चीजें हैं जो इनमें रखी गई हैं। और भी तमाम बातें हैं जिसकी हम चर्चा करते रहेंगे और बीच बीच में इसको लेते रहेंगे। तो हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें। जो मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनसे हम आपका परिचय कराएं। राजेश विष्ट, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नौटियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश विष्ट, प्रवक्ता बीजेपी, शुरुआत आप ही से कर देते हैं। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया गया और पेश होने के तुरंत बाद विधानसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चर्चा कब होगी? देवेंद्र जी, सबसे पहले मैं देवभूमि के सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक बिल पूरे देश के अंदर सबसे पहला उत्तराखंड ये पहला राज्य बनने वाला है जो आज यूसीसी को इस उत्तराखंड के अंदर लागू करने वाला है। ये बिल आया है और ये बहुत ऐतिहासिक बिल है जिसे लगभग इतने 1.5-2 साल के वर्षों के पूरे समीकरणों को देख के, लोगों से बातचीत करके, करीब 2.5 लाख लोगों के लिखित सहमति और सुझावों के बाद इस बिल को ड्राफ्ट करके आज पेश किया गया है। तो इसमें मेरा ये समझना है कि आज हमारे प्रदेश के लोगों को बहुत खुशी होगी क्योंकि 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये बात बहुत जिम्मेदारी से लिखी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वो दोबारा मौका मिलता है और हमारे देवतुल्य जनता बीजेपी पार्टी को दोबारा वोट करके इस प्रदेश के अंदर राज्य में सरकार बनाने के लिए मौका देती है तो वो जरूर यूसीसी को इस प्रदेश के अंदर लागू किया और जो कहा और वो करके दिखाया है। तो ये बहुत ऐतिहासिक फैसला और मुझे लगता है लोगों को बहुत खुशी होगी इस फैसले से। जी बिल्कुल, खुशी तो होगी, लेकिन विधानसभा स्थगित कर दिया गया, चर्चा नहीं हुई। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सतीश कोठारी, विधानसभा शुरू हुई, उसके बाद से यूसीसी बिल एक तरह से कहा जा सकता है कि विधेयक ये पेश किया गया और उसके बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। जी, क्या कारण रहा? देखिए जिस तरीके से लगातार विपक्षी जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो लगातार कह रहा है कि पहले हमें मौका दिया जाए, हम पढ़ें इसमें क्या नहीं है। कहता है अभी तक हमें मौका नहीं दिया गया। 2 साल से लगातार सरकार यही कह रही है कि हम यूसीसी बिल ला रहे हैं, लेकिन जब 2 साल इसको तैयार करने, इस ड्राफ्ट को तैयार करने में लगे हैं तो विपक्ष 2 घंटे में कैसे पढ़ लेगा? जो है कैसे पढ़ लेगा जो कि इतने जिस किताब को लिखने में 2 साल लगे हैं उसको 2 घंटे में कैसा पढ़ा जाए? तो इसको इस समय न बल्कि आगे वो पहले हमें मौका दिया जाए, पहले हम देखें कि इसमें क्या है क्या नहीं है और उसके बाद ही ये पटल पे लाया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि ये आज 2 बजे बाद पास किया जाए। उसमें लगातार विपक्ष ये कह रहा है, कहता है जब हमें इसका नॉलेज ही नहीं, हमें पता नहीं है कि इसमें क्या है और किस किस विषय पर इसमें चर्चा होगी, क्या विषय होंगे, क्या विषय हैं इसमें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसको पास कर दिया जाए? कहता है हम विरोध नहीं कर रही है विपक्षी दल का कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें मौका दिया जाए। इसमें क्या है क्या नहीं है हमें ये तो पता लगे क्या है इसमें और क्या नहीं है। जिस तरीके से इसमें दे रखा है समान नागरिकता में ये दे रखा है कि लड़कियों की उम्र 18 साल हो, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि लड़कियों की उम्र तो पहले ही 18 साल थी, लेकिन इसमें ये इतना फर्क है
सभी धर्मों को 18 साल लागू, मतलब पूरी तरह से लागू किया जाए सभी धर्मों के लिए। पहले हिंदू एक्ट में था कि 18 साल, लेकिन अब ये आ गया है कि सभी धर्मों को जो है 18 साल। तो साथ ही ये जो मैरिज है वो रजिस्टर की जाए कि हाँ मैरिज, ये नहीं लिविंग रिलेशन की बात करें चाहे मैरिज की बात करें, चाहे पति पत्नी दोनों रजिस्ट्रेशन करें। तो ये कुछ मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब तक हमने इसको सतीश हम आपसे ये एक तरह से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप इस पर युवाओं की राय जरूर लें, क्योंकि जो बात लिव इन रिलेशनशिप की है, इसको घोषित करने की भी बात कही गई है। इस पर युवा क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसको जरूर आप इस प्रतिक्रिया को जरूर लें युवाओं से। कुछ युवा जो है युवतियों से और युवाओं से, ये दोनों से इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया लें। हम पुनः अपने मेहमानों के पास लौटते हैं, तब तक आप प्रतिक्रिया लेकर के अपने साथ खड़े करके तैयार रखिएगा। देखिए इस समय मैं विधानसभा के अंदर हूं, इस समय युवा है नहीं, लेकिन युवाओं की प्रतिक्रिया भी यही है। देखिए युवाओं की प्रतिक्रिया भी यही है कि अभी जो है वो हमने पढ़ा नहीं इस कानून को, तो क्या कहेंगे। मौका मिलेगा लिव इन रिलेशनशिप को घोषित करने की जो बात कही गई है, इस पर आप प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा। ठीक है, हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हम अपने मेहमानों की तरफ पुनः रुख करेंगे। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी, बीजेपी प्रवक्ता, आशीष नोटियाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इससे पहले भी जो डिबेट थी उसमें नोटियाल जी जुड़े हुए थे। हम इनका एक बार और आभार जताएंगे कि आप हमारे साथ बने हुए हैं इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए। आशीष नोटियाल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो चीजें सामने उभर करके आई हैं उसमें कुछ ज्यादा फेरबदल तो नहीं दिख रहा है। फिर कांग्रेस को इतनी मतलब क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखें, ये सरकार जो है बेईमानी की हर हद लांघ चुकी है। आप देखें विधानसभा के पटल पर किस तरीके से इन लोगों ने 12 बजे के लगभग जो विधेयक संसद के पटल पर रखा, और उसके बाद खुद ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया, खुद ही नारे लगाने शुरू कर दिए, पूरे विधानसभा के अंदर हल्ला मचा दिया। और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इशारा करते हुए नजर आए कि और चिल्लाओ और चिल्लाओ, इस तरह से इशारा उनका देख रहा था मैं इस विधानसभा पटल पर, किस तरह से इशारे कर रहे थे कि और हल्ला करो विधानसभा के अंदर, और विधानसभा को हम स्थगित कर दें और शाम को जाके इस विधेयक को पास कर दें। देखें, इस तानाशाही से देश नहीं चलता, इस तानाशाही से तो कोई घर भी, परिवार भी नहीं चल सकता। आप देश और राज्य चलाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर विधानसभा बनी है तो फिर तो आने वाले टाइम पे आप ये कर देंगे सारी पार्टियां बंद हो जाएंगी, एक आप ही बच जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष को दुश्मन मत समझे। विपक्ष भी इसी देश से आता है, इसी राज्य से आता है, और जनता के हक की बात करता है। हो सकता है आपके 740 पेज के विधेयक में कोई चीजें ऐसी हो जिससे किसी का अहित होता हो, पर इस बात को देखो, जब जितना ज्यादा बात बाजार में आती है, फैलती है, लोग पढ़ते हैं, तो पता लगता है क्या सही था क्या गलत था। तो उसको एक बार पढ़ने का मौका तो दो। और इनके पास पूरा बहुमत है, इन लोगों का पूरा अपना प्लान है कि इन्होंने जिस तरह विधानसभा स्थगित कर दी 2 बजे तक, इनका प्लान है उसके बाद जो है ये फिर खुद ही हल्ला करें और खुद ही विधेयक को पास कर दें और विपक्ष के ऊपर डाल दें। विपक्ष हल्ला कर रहा था, जबकि मैंने देख रहा था हमारे नेता जो हैं उन्होंने खड़ा होकर बोला भी इस बात को कि सत्ता पक्ष का आचरण बिल्कुल सही नहीं है, वो हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगर हम कभी करते हैं तो आप लोग कहते हैं विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, और आज आप किस तरह हल्ला कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को रखा भी था। लेकिन देखें, जो तानाशाही तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ये देश हित और राज्य हित में नहीं है। आप देखिए, विधानसभा के बाहर इतनी महिलाएं कल को आंदोलनरत थी, आंगनबाड़ी वाली, आशा वाली, इतनी महिलाएं थी। अगर आप उनका पीड़ा को देखें, आपको इन बातों में देखिए, हम काफी लंबे, आज तो हम उम्र हमारी भी 44 साल के आसपास हो गई, हम जो छोटे थे तब से देखते हुए आ रहे हैं कि लड़कियों के लिए उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल शादी की पहले से, और जनरली पढ़ने को मिलता रहता है कि नाबालिग की शादी भी तो वहां पुलिस ने पकड़ लिया। ये सब कुछ ऑलरेडी होता है। तो इसी पे जनता को क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये विधेयक जो आप पढ़ने नहीं देना चाहते, इसके अंदर आपने ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्या करा हुआ है, ये तो तभी पता लगेगा जब इसको कोई पढ़ेगा। और मुझे लगता है अगर विधेयक आप जबरदस्ती पास कर देंगे तो जैसे आपने पहले भी मुंह की खाई है, चाहे आपने शराब कानून बनाते हो, चाहे आप
हिट एंड रन कानून बनाया हो, चाहे आपने कानून बनाया हो, फिर वापस लेना पड़ा। हो सकता है अगर आपने फिर कुछ गलत किया होगा तो आपको इसी प्रकार पास करने के बाद भी वापस लेना पड़ेगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीका, जब आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हो, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की हो। चलिए ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि उत्तराखंड में जो अभी विधेयक पेश हुआ है, उसमें जो कुछ भी बातें सामने निकल करके आ रही हैं, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कतें वाली तो बातें सामने नहीं आ रही हैं। लड़कों के विवाह की उम्र 21 साल, लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल, पंजीकरण होना, बहुविवाह पर रोक लगाने की बात हो रही है। पति पत्नी दोनों के लिए तलाक का समान आधार रखा गया है। लिव इन रिलेशनशिप को घोषित करने वाली बात कही गई है। लड़के लड़कियों का बराबर उत्तराधिकार, ये सारी जो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऑब्जेक्शन वाली बात तो है नहीं। तो ऐसे में विपक्ष को क्या रुख अपनाना चाहिए? देखिए, हमारे पास अभी अभी आया है, पीडीएफ कॉपी आ गई है, मैं उसी को पढ़ रहा था। और ये है आपका द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024। तो आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, 40 पन्नों के आसपास ही लग रहा है ये पीडीएफ। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, 4 बातों को ही सिविल कोड में लिया जाता है कि मैरिज के लिए एक नियमावली हो सबके लिए हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, या आपका जो अगर संबंध विच्छेद होता है, डाइवोर्स होता है, उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। क्योंकि हमारे सामने सायवानों का भी था और सारावानों का भी 2 केस ऐसे आए हैं जिसको देख के दिल द्रवित हो जाता है। उसके बाद आपने देखा कि अगर जो संपत्ति में जो उत्तराधिकारी का है वो केवल हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू कोड में आप कहते हैं कि महिलाओं का या बहनों का जो है, लड़कियों का भी हिस्सेदारी होती है और धर्मों में नहीं होती है। क्योंकि हिंदुस्तान में रहना है, एक समान समाज में रहना है, तो एक समान सिविल के जितने नियम होने चाहिए तो सब पे एक प्रकार के होने। किसी प्रकार अगर आपको अडॉप्शन करना है, किसी बच्चे को अगर आपको अडॉप्ट करना है, तो उसके जो नियमावली है वो वैसे ही होनी चाहिए। तो ये 4 प्रमुख बातें होती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड्स में, और इसमें वही बातें आई हैं और कुछ नई नई व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा लिविंग रिलेशनशिप की बात देखी। लिविंग रिलेशनशिप पे शायद हमने बहुत पहले, मुझे याद है सितंबर में हम लोग ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या हम लोग के सामाजिक होने के सामने आ रही थी कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर बच्चा होगा तो उसका क्या अधिकार होंगे, वो उसके क्या अधिकार होंगे, वो एक बड़ी समस्या बन के आ रही थी। तो इस समय है कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की जो है अनिवार्यता करी गई है, तो जाहिर सी बात पता रहेगा कि हाँ, इन दोनों के बीच में लिविंग रिलेशनशिप था, उन्हीं से ये औलाद हुई है। तो उसके जो राइट्स हैं बच्चे के, और जो बच्चे को माता पिता का नाम मिलना चाहिए, वो चीज उसमें आधारित होंगी। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो सिविल से संबंधित है, और वो सभी के लिए होना चाहिए। और सही बात है, अगर एक घर है तो सारे घर में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए जो सिविल के नियम है, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 बातें हैं, मैरिज है, सब विच्छेद है और उत्तराधिकार का, ये सब चारों के लिए, सभी घर में रहने वाले सभी लोग के लिए समान होने चाहिए। ये आप देख रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, जिसके अंदर आर्टिकल 44 है, जिसके अंदर दे रखा है कि स्टेट्स को जो है इस तरीके के नियमावली को जो है बनाना या पालन करना चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो इस तरीके की बातें जो सामने उभर के आ रही, बहुत अच्छी बात है। भारत एक विकास की ओर बढ़ रहा है, विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी सोसाइटी में नए नए तरीके, नए नए चीजें आएंगी, सामाजिक चीजें, बंधन आएंगे, बंधन को तोड़ते हुए नई नई चीजें उत्पन्न होंगी। उन चीजों को आने वाला समाज उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि आपने देखा, अगर अमेरिकन समाज को देखो तो वहां पे अनमैरिड जो वुमेन्स हैं उनके काफी बच्चे होते हैं, उनके अपने तरीके होते हैं, उसको कैसे करते हैं। लेकिन अगर यही चीज हमारे यहाँ आने लगी, क्योंकि आप लिविंग रिलेशनशिप को रोक नहीं सकते, ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो ऐसी स्थिति में अगर इनके बच्चे होंगे तो उनको क्या होगा, उनका किसका अधिकार होगा? तो ये तमाम चीजें सोसाइटी को फेस करने वाली हैं। और बाकी जो आप सही बात कर रहे हैं कि 18 से 21 ये केवल हिंदू मैरिज एक्ट में आता था, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो सबके लिए ही प्रकार की व्यवस्थाएं हो तो बेहतर होगा और एक अच्छे समाज का निर्माण हम लोग कर पाएंगे। चलिए ठीक है। आशीष नौटियाल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। आशीष नौटियाल जी, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप की अगर जो बात हो रही है, डॉक्टर आलोक सोती जी ने भी कहा कि एक नई बातें सामने आई कि लिव इन
रिलेशनशिप को हम रोक नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। तो इससे जो वैध और अवैध संतानों की अगर जहां तक बात की जाए तो उस पर भी समान अधिकार देने की बात की गई है, और लिव इन रिलेशनशिप को आप घोषित करें, ये भी अच्छी चीजें हैं। तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई विशेष दिक्कतें होनी चाहिए। आखिर कांग्रेस के सामने जब ये बातें सामने आएंगी तो आखिर इसमें क्या अच्छा नहीं लग रहा कांग्रेस को? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप अब जब से कोर्ट ने मान्यता दी है तब से काफी बढ़ चुका है। लड़के लड़कियां साथ रह रहे हैं, सब चल रहा है, और निश्चित कोई ना कोई कानून भी बनने चाहिए इसकी वैधता को लेके, किसी के साथ अन्याय ना हो, ना लड़के के ना लड़की के, जो भी होता है इस पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे नहीं कि अपने आप में ही सब कुछ है, जैसा वो सोचते हैं कि हम जो बोलेंगे, हम जो करेंगे वही सफिशिएंट है। किसी भी पहलू पर चर्चा करने के लिए, देखिए, चर्चा करने के लिए 1 लाख लोगों का समूह तो बैठ नहीं सकता। हम उन लोगों ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके विधानसभा के अंदर पहुंचाए। कुछों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर था तो उन्होंने उनको बैठाया है, कुछों का विश्वास भाजपा के नेताओं के ऊपर था तो उन्होंने उनको बैठाया है। अब वहां पर अगर कोई भी आम जनता के, देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 2-4 नेताओं के हित के लिए नहीं बन रहा है, ये पूरे राज्य के हित के लिए बन रहा है। तो अगर उस हित के लिए अगर हमारे 70 विधायक विधानसभा के अंदर हैं और उन्होंने कोई मसौदा लेके आ रहे हैं, अगर उस पर सब चर्चा कर ले तो उसके बाद तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर चर्चा का समय तो दिया जाए। एक बात बताएं, जो अगर आज भारतीय कांग्रेस पार्टी, अगर मान लो आप किसी को रोजगार दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करे, नहीं रोजगार नहीं देना, तो जनता देखेगी ना कि यार देखो कितने बड़े दुश्मन है बेरोजगारों। सेम चीज अगर वहां पर अगर कोई चीज हो रही है, जनता सुने तो सही कि कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है। लेकिन जब विपक्ष शोर ही करेगा, शोर मचाएगा, तो जनता सुनेगी ना। नहीं नौटियाल साहब, कि जब विपक्ष शोर ही करना शुरू कर देगा तो आखिर चर्चा कैसे होगी? शोर तो सत्ता ने किया, आपने देखा होगा, अगर वीडियो आपने देखा हो तो सत्ता पक्ष चिल्ला रहा था, सारा शोर ही सत्ता पक्ष ने किया। और उसी बीच में आप इशारे करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को देख सकते हैं, वो हाथ से यूं इशारा करते और चिल्लाओ और चिल्लाओ। ये सारा शोर करने का काम ही सत्ता पक्ष ने किया और विपक्ष ने ये बोलने का काम किया कि शोर हो रहा है, ये विधानसभा की मर्यादा को खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये आप सुन सकते हैं वीडियो में, मैंने नहीं बोला, ये वीडियो में है और मैं भी वीडियो देख रहा था, मैं भी लाइव देख रहा था, उससे ही मुझे पता लगा। और किस तरह शोर विपक्ष सत्ता ने किया वो आप सब लोग देख सकते हैं। और खुद इनका बहाना था कि बहस ना हो पाए, आप 3 घंटे के लिए इसको बंद कर दो, विधानसभा को स्थगित कर दो, फिर जैसे विधानसभा सत्र शुरू होगा हम इसको पास कर देंगे। तो शरारत है। तो लगातार लग रहे हैं राजेश मिश्र जी कि सत्ता पक्ष ने ही ये शोर करवा दिया। ये कौन सी राजनीति है? कौन सा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस मैं ये कहना चाहता हूं देवेंद्र जी, जिस प्रकार से हमने 1947 में अंग्रेजों को भारत माता की जय के नारे लगाकर, वंदे मातरम के नारे लगाकर अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा था। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन नारों को हमारे भाई आशीष जी ये कहते हैं कि ये चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। क्या इन नारों को शोर मचाने और चिल्लाने जैसा जो ये शब्द यूज कर रहे हैं, क्या ये यूज तो मैं भी आपके बात करते हुए बीच में नारे लगाना शुरू करूं, अच्छा लगेगा आपको? मैं अगर ये नारे लगाना अभी शुरू करूं आपको अच्छा लगेगा? अरे जगह होता है, समय होता है, कोई बात होती है, कभी भी चिल्ला लोगे आप कभी भी चिल्ला लेंगे आप। क्या आपको विधानसभा सत्र स्थगित करना पड़ा अपने नारों के कारण? मैं आशीष जी आपने स्थगित किया ना, जब आप कह रहे थे आप तो हमें धर्म विरोधी बना देंगे, आप तो हमें देशद्रोही बना देंगे। डिबेट करना चाहते तो आप सुनने की आदत भी डालिए, यही सुनने की आदत भाग रहे डिबेट चिल्लाने से नहीं होगी। आप चिल्ला रहे हैं, आप कह रहे हैं ना उनके बीच में वो चिल्ला रहे हैं तो ठीक, अगर हमने बोला तो गलत। ऐसे नहीं चिल्लाए, बीच में वो क्यों चिल्लाए? आपके बोलने पे यही देख रहा है मीडिया, ये टीवी में तो यही आचरण आपका है, टीवी में आपका आचरण देखा। ये आप जिस तरह चिल्लाए वो जनता ने देखा आपको, किस तरह आप रोकना चाह रहे हैं, आप बोलने की कोशिश नहीं, आपने गलत करा, आप भी चिल्लाए, आपके कारण ही विधानसभा सत्र 3 घंटे का स्थगित हुआ। भारत के अंदर चुनी हुई सरकार भारत माता की जय नहीं बोल सकती है। भारत के अंदर चुनी हुई सरकार कर रहा है, मैं चिल्लाऊं अभी क्या भारत माता की जय? अभी मैं चिल्लाऊं साहब, मैं भारत माता की जय नहीं, तो मैं बोलूं कहाँ पे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, समय होता है इसका, समय होता है। 72 बैठकें हो गई हैं,
43 जनसंवाद हो गए, 2.5 लाख के करीब सुझाव आ गए। जो लोग इस ड्राफ्ट को बना रहे हैं वो इस देश के सम्मानित चीफ जस्टिस रहे हैं। अरे आपको कहां भेजने, कोई गांव पे सड़क पे चलने वाले किसी राज्य, लेकिन राजेश मिश्र जी, लेकिन जो लोग चुने गए हैं, जिन लोगों को इस ड्राफ्ट की कमेटी में बिठाया गया था, वो बड़ी जिम्मेदारी से बिल बना के दे रहे हैं। ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी से बने हैं। राजेश मिश्र जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। बिष्ट साहब, मेरी भी बात सुन लीजिए। आखिर जब सदन में इस ड्राफ्ट को पेश किया गया है, इस विधेयक को पेश किया गया है, तो एक नियम होता है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर विपक्ष चर्चा के लिए कह रहा है कि नहीं, चर्चा किसने किया देवेंद्र जी? चर्चा होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप वॉकआउट कर जाएंगे। अगर आप वॉकआउट कर जाएंगे, बिल पे बात नहीं करना चाहेंगे, आप भारत माता की जय के नारों पे आपको परेशानी होने लगेगी, आप वेल में आ जाएंगे या आप बाहर बैठ जाएंगे और विरोध करेंगे, तो ऐसे थोड़ी चर्चा हो पाएगी। चर्चा की गरिमा है ना। अगर भारत माता की जय के नारे लगे तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? आप कहते हैं यूसीसी, अरे हमारा अधिकार है चुने हुए राज्य के अंदर। हमारा आर्टिकल 44 कहता है कि जिस प्रदेश के अंदर चुनी हुई सरकार है उसका पूरा अधिकार है कि वो समान संहिता बिल लाकर आप लोगों के इस प्रदेश के अंदर जिन लोगों को कहीं पे समान अधिकार देने की बात हो रही है, उनके अधिकारों की लड़ाई अगर सरकार लड़ रही है, अपने वादे के अनुसार काम करे, तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? आप लोगों को तो वहां पे अपनी सहमति असहमति या कोई उसमें सुझाव या कुछ इस तरह के पेश करने चाहिए थे। आप भाग गए विधानसभा के अंदर, कोई तरीका थोड़ी होता है। आपको बैठ के चर्चा का हिस्सा बनना चाहिए था। आप खुद चाहते हैं कि इसमें चर्चा ना हो और सब कुछ इनके ऊपर डाल दें, ये तो गलत है। चलिए, कोई जवाब देना चाहेंगे आशीष नौटियाल जी? उसके बाद हम डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। ये चंडीगढ़ के अंदर अपने अधिकारी को नियुक्त कर कर वहां पर लोकतंत्र की हत्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हटकाता है ये विधानसभा क्या, तो यूसीसी के ऊपर जब विधानसभा में, अरे तो विधानसभा आपके ऊपर क्यों ना बोले नहीं, आप यहाँ की क्यों ना करें? आपने विधानसभा नहीं चलने दी, सत्ता पक्ष विधानसभा नहीं चलने दे रहा है, किसको बोलेंगे हम? आप कुछ भी बोले सही बोल रहे हैं। नहीं, आप सत्ता पक्ष विधानसभा नहीं चलने दे रहा है, कोई बात है? नहीं, कुछ बात है? आपने क्यों विधानसभा नहीं चलने दी? विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलने दी, विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलने दी, विधानसभा आपने नहीं चलने दी। बात कर रहे हैं आप की बात करते हैं, इस तरीके से किया जाएगा क्या? आप लोग हर चर्चा से भागने की कोशिश करते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, जोर भी लगाना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी जोर चलता है। आपको समझना होगा कि ये देश क्या चाहता है। राम मंदिर की बात करते हैं, आप राम मंदिर से चाहते हैं, आपको निमंत्रण मिलता है राम मंदिर का, आप कहते हैं हम राम राम नहीं बोलेंगे। नहीं चाहता था हिंदुस्तान के अंदर आप सनातन के विरोधी हैं, हिंदुस्तान के अंदर आप हिंदू विरोधी हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं इस देश के अंदर? विरोधी सबसे बड़े विरोध तो दिख रहा है आपका। राम मंदिर में आपको बुलाते हैं, आप उस निमंत्रण को ठुकरा देते हैं। आज यूसीसी आया प्रदेश के, आप उसको ठुकरा रहे हैं। चलिए ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती, डॉक्टर आलोक सोती जी, आपसे देश यही सुनना चाहता है कि राम मंदिर आपके लिए इवेंट है, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा आपके लिए इवेंट है। बहुत कमाल की बात है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हम आएंगे आप लोगों के पास, हम आएंगे आप लोगों के पास। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में अगर जो ये विधेयक विधानसभा में पेश हुआ है तो उस पर चर्चा तो होनी जरूरी है, और इसीलिए पेश भी हुआ है कि कम से कम चर्चा हो और उसके बाद चर्चा के बाद से वो पास किया जाए सर्वसम्मति से या फिर 2/3 बहुमत से। तो कुल मिलाकर के हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक दूसरे का आरोप लग रहा है कि अगर पेश हुआ है तो विपक्ष ये कह रहा है कि जो वहां पर शोर हुआ था वो सत्ता पक्ष के द्वारा हुआ था, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये लोग बेल में आ गए थे या वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट करेंगे तो किस तरह से चर्चा होगी? ये बातें समझ से परे हैं। आखिर एक गंभीर विषय है देश में। सबसे पहले हम आएंगे आपके पास, पहले डॉक्टर आलोक सोती जी। देखिए देवेंद्र जी, विपक्ष का जहां तक कहना था कि उसको जो ड्राफ्ट की कॉपी है वो देर से मिली है, और होना ये चाहिए कि 48 घंटे पहले ड्राफ्ट की कॉपी मिल जानी चाहिए ताकि ये पढ़ ले, इनके अपने जो लीगल्स
एडवाइजर होते हैं या पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं, जो भी हो विपक्ष के, वो उनसे डिस्कस करके अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सके। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि डायरेक्ट दी जाती है। हो सकता है कि ईमेल पे आई हो, हमारे विधायक इतने सक्षम हैं कि नहीं कि वो ईमेल को देखते हो उतना, तो एग्जैक्टली कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जो 2 घंटे के लिए जो इसका जो स्थगन हुआ है उसमें काफी समय है, इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देवेंद्र जी की इस विधेयक पे जो है चर्चा होनी चाहिए, पक्ष को अपनी बातें रखे, विपक्ष भी अपनी बातें रखे। तो हो सकता है कि विपक्ष कुछ और अच्छी बातें करे जिसको कि इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सके, इसमें इंक्लूड किया जा सके, क्योंकि सभी के अपने अपने नजरिए होते हैं, अपने अपने चीज होते हैं। लेकिन सबका ही काम है कि समाज हमारा जो समाज है, सभी पक्ष हो चाहे विपक्ष, वो उनके हिस्से ही हैं, वो बेहतर तरीके से कंडक्ट करे, एक मोड ऑफ कंडक्ट हो, एक मोरल ऑफ कंडक्ट हो, दोनों बातें जो है वो अच्छी तरीके से हो, क्योंकि विधेयक रोज रोज तो कानून बनते नहीं है। तो ऐसे में अगर कुछ नई बातें, अच्छी बातें जुटी हैं, चाहे पक्ष सत्ताधारी ने तो अपनी बातें रख दी हैं, विपक्ष की तरफ से भी कुछ अच्छी बातें आती है तो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आजकल देखा जा रहा है कि हर काम जल्दी में होता है। उम्मीद है कि इसमें चर्चा तो होगी और उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जो आया है 2024 यूसीसी वो पारित हो जाएगा और जल्द ही लागू हो जाएगा। जी राजेश विष्ट जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं देवेंद्र जी ये कहना चाहता हूँ, ये जो यूसीसी आया है इसके मैं कुछ प्रमुख बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि पूरा देश समझे कि यूसीसी है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसीसी बिल्कुल ऐसा कानून नहीं है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में वाद विवाद संबंधित हो। इस बात को मैं बड़ा क्लियर आपको करना चाहता हूँ। ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे शब्दों पे से बिल्कुल भी परे है। ये कानून को यूनिफॉर्म के बजाय कॉमन सिविल कानून नाम दिया गया है इसको, यूसीसी को। इसलिए कानून के पक्ष में विपक्ष में चर्चा करके प्रावधानों को इसमें करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इनके विधायकगण बाहर बैठे हैं वो इस चर्चा का हिस्सा बने और भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद या इस तरह के नारों से या वंदे मातरम जैसे नारों से इनको किसी भी तरह की नाराजगी या गुस्सा नहीं होना चाहिए। इन्होंने वहां बैठना चाहिए, उस चर्चा का हिस्सा बनना चाहिए। और जो इसके ड्राफ्ट तैयार हुए, ऐसा नहीं है कि ड्राफ्ट में कोई बहुत सारा इतिहास लिख के गढ़ दिया है। जो इस प्रदेश के हित के लिए, जो सभी जातियों के हित के लिए होना चाहिए, वो कानून इस पे डाला गया है। और वो कानून अगर एक बार रिफॉर्म हो जाता है तो इस प्रदेश के अंदर जो जिस तरह की भी आजकल की व्यवस्थाएं अन्य जातियों में चल रही है, जिस तरीके से महिलाओं के और बाल विकास के या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए कानून बना गया है। आप 1978 पे जाइए, इंदौर की शाहबानो केस पूरे देश का एक इतनी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस केस में उस महिला को, कहिए 62 वर्षीय महिला को जो कम शिक्षित थी, जिसको 25 रुपए गुजारा भत्ता, मतलब 62 साल की आयु में एक धर्म के व्यक्ति ने अपनी धर्म पत्नी को कह दिया मैं तुझे तलाक दे रहा हूं। 62 वर्ष की अनपढ़ महिला वो कैसे अपने घर का भरण पोषण करती है उस समय का 25 रुपए में, आप अंदाजा कीजिए। ये उन अधिकारों को रोकथाम करने के लिए और एक सिविलाइज सोसाइटी को एक सही तरीके से 27 राज्यों के अंदर पेश करने वाला पहला उत्तराखंड एक इतिहास रचने की ओर है। इसमें सहयोग हम लोग सबसे अपेक्षा कर रहे हैं कि इन्होंने सहयोग करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये जो छोड़ के भागना या हल्ले का रूप दे देना या उस बात को कहीं और लिंगर ऑन करना, उन सबसे बचना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन है। जी बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, जो राजेश विष्ट जी जो बातें कह रहे हैं तार्किक तो लग रही है। कब मना कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं चर्चा। इतनी दिन से बहस क्या हो रही है? यही तो हो रही है कि हमें चर्चा करने दो, चर्चा का समय दो, पढ़ने का समय दो। हम यही तो बोल रहे हैं। हमारी लड़ाई और क्या है आपसे कोई लड़ाई थोड़ी है हमारी। हम यही तो कह रहे हैं जो विधेयक आ रहा है उसमें चर्चा होनी चाहिए, पर आप लोग चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप लोग खुद ही बताएं, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सत्ता पक्षी हल्ला मचा दे और सत्ता पक्षी स्थगित कर दे 3 घंटे के लिए और उसके बाद क्या समय नहीं बचा, इसे पास कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक पे चर्चा नहीं होने देना चाहती है और विपक्ष इस पे चर्चा करके इसको पास करना चाहता है, जो बिल्कुल न्याय संगत है। ऐसा ही होना चाहिए और यही नियम है। जी राजेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार मैं अपने भाई आशीष जी से कहना चाहता हूँ, जो वो कह रहे हैं कि हल्ला करके स्थगित कर दिया है इतने समय के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हो तो किस बात का हल्ला है? कौन सा हल्ला हो रहा है? भारत माता की जय हल्ला का रूप दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो दिखाऊं। विधानसभा के अंदर तो उसे हल्ला का रूप,
अरे भारत माता प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो दिखाऊं अगर आपने ना देखा हो तो? उसमें परेशानी क्या है? अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो आपने ना देखा हो तो बताऊं वो किस तरह कह रहे हैं, हल्ला करो हल्ला करो। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, चिल्लाओ चिल्लाओ, खोज रहे हैं, आप बहाना खोज रहे हैं, बहाना नहीं है, तो एक ये आप लोगों ने वहां हल्ला करके करके आपने बंद करने की वोट कोशिश बैंक की की राजनीति कर रहे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए। आप लोगों को लोगों ने इसलिए नकारा उत्तराखंड के अंदर 2022 के अंदर, इसको आपको समझना होगा कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति करना बंद कीजिए, देश हित में आप सोचना शुरू कीजिए, प्रदेश हित में सोचना शुरू कीजिए, लोगों के हित में सोचना शुरू कीजिए, तो शायद लोग आप लोगों को पसंद करें। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों के मंशा है, जो देखने को मिल रहा है, उससे कतई बिल्कुल ये लग रहा है, महसूस होने लग रहा है कि आप लोग जनहित में बात नहीं करना चाहते हैं, जनहित में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसी चर्चा ठीक नहीं है। आप 3 घंटे का आप लोगों ने खराब कर दिए, अपने 3 घंटे खराब करें, सरकार के क्या खराब करें आपने? आप करिए, आपने घंटे करे खराब, हमने क्या बात कर रहे हैं? तो आपके हाथ में जो होर्डिंग है, अगर आप विरोध नहीं कर रहे, आपके हाथ में होर्डिंग का घर से बना के आप कैसे लिया है? आप तय कर आए हुए थे, होर्डिंग बनाई हुई थी आप लोगों के हाथ में पहले से ही। आप लोग तय करके आए थे कि हम लोग विरोध करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे और हम विरोध करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के ऐसा होना चाहिए। कुल मिलाकर के कुछ भी बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, धूप आ रही है, आप अंधेरा बोलो। ठीक है, हमारे पास कम है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बार-बार इशारा हो रहा है, बार-बार इशारा हो रहा है, बार-बार इशारा हो रहा है कि अब समय बिल्कुल भी नहीं है कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो देवभूमि में यूसीसी जो विधेयक है वो विधानसभा में पेश हो गया है। हालांकि शोरगुल के कारण विधानसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 2 बजे के बाद इस पर चर्चा हो सकती है और यह भी हो सकता है कि पास भी हो जाए या फिर चर्चा और लंबा खींचे। ये देखने वाली बात होगी। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।